आपको मैं मासूम कहूँ, मजलूम कहूँ या बाप का कातिल कहूँ? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। एफआईआर में उन्होंने मुझे चशमदीद गवाह बनाया हुआ है, हालांकि मैं मौके पे मौजूद नहीं था। मैं तो अपने एक ऑफिस बैठा हुआ था जौहर टाउन में। इंटेरोगेशन की एक फॉर्मेलिटी सी है, एक को रुकना पड़ेगा। इस अगर मैं रुक गया तो उसी रात टीवी पे चल गया। जब मैंने पूछा ये क्या है तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं चलवाया, आपकी फैमिली में से किसी ने, आपके कज़न ने चलवा दिया होगा। इसी तरह बोला और अगले दिन से फिर इंटेरोगेशन शुरू हो गई। मेरा मेरे वाले साहब के साथ बेस्ट फ्रेंड्स वाला रिश्ता था, बाप बेटे वाला कम था, बेस्ट फ्रेंड्स वाला ज़्यादा था। पुलिस की कस्टडी में कितने बयान दिए और बयान नहीं दिया, मैंने कोई इतराफ़ नहीं किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो कोर्ट में फाइल जमा होती है उसमें मेरा कोई बयान नहीं है, कोई इतराफ़ का बयान नहीं है, कुछ नहीं है। पहला इल्ज़ाम मेरे पे लगता है ड्रग्स का। अगले दिन नशा करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता। आइस का नशा नहीं करते? मैंने आज ज़िंदगी में कभी देखी ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, चंद माह कबल शहर लाहौर में दिन दिहाड़े फायरिंग का वाक़या होता है वलेंशिया के इलाके में, और फायरिंग का वाक़या करने के बाद शूटर्स वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। जब उस वाक़े की तस्दीक होती है तो पता चलता है कि वो जो मकतूल है, जिनका कत्ल हुआ है, वो कोई और नहीं बल्कि और ये बानी रुकन पीटीआई हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने में किरदार अदा किया। डॉक्टर शाहिद साहब जो कि इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ऑनर भी हैं, उनका कत्ल होता है। बेटे लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ से फिर वहीं पर जाते हुए जो है वो खालिक हकीकी से जा मिले। कहानी का रुख चेंज होता है जब उनके बेटे कयूम के ऊपर एक जो है इनको गिरफ्तार किया जाता है और कहा जाता है कि कयूम ही अपने बाप का कातिल निकला। कयूम मेरे साथ मौजूद है। 6 माह के बाद इनकी ज़मानत मंजूर हुई है। तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। कयूम करता क्या है, कयूम क्या है, कैसे है, ये क्या वाकई बाप का कातिल है या कोई और मुलव्विस है। कयूम भाई, सबसे पहले तो मैं माज़रत करता हूँ, बहुत ही तलख सवाल हैं। अल्लाह पाक आपके वालिद को गरीक रहमत करे। आपको मैं मासूम कहूँ, मजलूम कहूँ या बाप का कातिल कहूँ, क्या कहूँ? मैं तो जी, मेरा कत्ल से ना कोई लेना है ना कोई देना है, और जितने भी इल्ज़ाम लगे मैं उन सबको रिजेक्ट करता हूँ। आपने पुलिस की कस्टडी में कितने बयान दिए और बयान नहीं दिया, मैंने कोई इतराफ़ नहीं किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो कोर्ट में फाइल जमा होती है उसमें मेरा कोई बयान नहीं है, कोई इतराफ़ का बयान नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ही आपको गिरफ्तार किया जाता है गिरफ्तार तो मैं हुआ ही नहीं जी। गिरफ्तारी तो मेरी सितंबर में डली है। मैं तो पुलिस की हिरासत में बगैर गिरफ्तारी के 2 महीने और 10 दिन रहा हूँ। और उस कस्टडी में तशद्दुद भी हुआ? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं कमेंट करना ही नहीं चाहता उस बात पर। ना करें कमेंट, वैसे बता दें। मैं कमेंट करना ही नहीं चाहता उस बात पर जी, नहीं करना। यानी कि वो लोग अक्सर कहते हैं कि पंजाब पुलिस के जब कस्टडी में कोई भी शख्स होता है तो उससे बेशक जो मर्जी मनवा लो। मैं उस बात पर कमेंट नहीं करना चाहता। वो बस मेरा जानने वाला नहीं है, मेरा दोस्त नहीं, मेरा बिल्कुल दोस्त नहीं। ये सारा मामला है क्या आपके मुताबिक? मुझे खुद समझ नहीं आई क्या है कि मैं गया उधर अपने भाई के आए, वो मेरे भाई को लेने थे कि उसको कोई मुलजम दिखाने थे। उन्होंने कहा फैमिली का इंटेरोगेशन का एक फॉर्मेलिटी है, मामला है, तो एक को एक रात रहना पड़ेगा। तो एक छोटे भाई को जिसके सामने वालिद कत्ल हुआ, जबकि एफआईआर में लिखा कि मैं मौके पे मौजूद था, लगे मैं नहीं था। आपने बताया था उस वक्त भी इंटरव्यू में कि मैं बाद में आया और फौरी तौर पर हम हमीदा हॉस्पिटल लेकर गए जी, और एफआईआर में उन्होंने मुझे चशमदीद गवाह बनाया हुआ है, हालांकि मैं मौके पे मौजूद नहीं था। मैं तो अपने एक ऑफिस बैठा हुआ था जौहर टाउन में, तकरीबन कोई बकुए की जगह से 15-16 किलोमीटर दूर। मुझे तकरीबन 1:45-46 पे कॉल आती है और तकरीबन 2:06 या 8 पे मैं पहुंचता हूं हॉस्पिटल। और उसके बाद पोस्टमार्टम होता है जी। 4 तारीख को नमाज जनाजा मैं वाले साहब का खुद पढ़ाता हूँ। उसके बाद पढ़ाना में से दोनों में से एक भाई ने था, मेरी वालदा ने कहा तुम पढ़ा दो, क्योंकि भाई की मेंटली इतनी हालत नहीं ठीक, क्योंकि वालिद सामने कत्ल हुए हैं। उसके बाद पुलिस की हिरासत में आ जाता हूँ, खबर चल जाती है, मुझे खुद समझ नहीं आती। उसके बाद से फिर इंटेरोगेशन शुरू होती है। पहला इल्ज़ाम मेरे पे लगता है ड्रग्स का। अगले दिन नशा करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता। आइस का नशा नहीं करते? मैंने आज ज़िंदगी में कभी देखी ही नहीं है। मैंने उसके बाद जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान था, तो जब उन्होंने वहाँ मुलजिम और पकड़ते जैसे मंशियात फरोश है वो, तो उस वक्त एक ASI ने मुझे देखा, उन्होंने कहा ये चीज़ देख ले, इसका तेरे पे इल्ज़ाम लगा है। मैंने कभी ज़िंदगी में पहले नहीं देखी। कयूम ने कौन कौन सा ज़िंदगी में नशा किया है? अपनी ईमानदारी से, अगर मेडिकल भी हो जाता है, चैलेंज करना है। इन्होंने मेरे 8-9 मेडिकल कराए थे, कुछ भी नहीं निकला पुलिस ने। यानी कि कयूम ना तो ड्रग्स एडिक्टेड है, ना कोई नशा करता है, ना नशा किया कभी। जी बिल्कुल नहीं किया। सिगरेट पीता था, मेरे वाले साहब को पता था, वालदा को भी पता था, जो नॉर्मल सादा सिगरेट होता है। और उसके अलावा वेप करता था, उसका सिगरेट छोड़ दिया तो वेप करता था, बस ये तो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने तो आइस भी कर दी, कोकेन भी डाल दी, पता नहीं क्या क्या डाल दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन उनकी मेहरबानी है पुलिस वालों की भी कि उन्होंने अगले दिन क्लियर भी किया टीवी पे, DIG साहब ने। उन्होंने कहा ड्रग्स का कोई लेना देना नहीं है,
उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर उन्होंने मेरे पे एक लड़की का इल्ज़ाम डाल दिया, फिर उस वो निजी ज़िंदगी थी, उन्होंने उसका जब ब्लेम डाला। यानी कि वो तो जाहिर सी बात है, हर शख्स के एक मामला। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा, माएँ बेटियाँ बहनें सबकी सांझी हैं और किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी होनी चाहिए, चाहिए और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं अपनी फैमिली उनके मैं माजरत हुआ हूँ कि उस लड़की से और उसकी ख़ानदान से भी कि गलत बात पर जलील हुए, बिल्कुल बिल्कुल दिलदारी हुई है। और अगली बात उसमें यह है कि उससे तीसरा इल्ज़ाम लगता है गाड़ी का। जब लड़की भी वो कहते थे कोई लेना देना नहीं, ड्रग्स भी कहते हैं कोई लेना देना नहीं, तीसरा इल्ज़ाम लगता है गाड़ी का। गाड़ी अगर पहली बात गिफ्ट होता, मेरी बर्थडे तो 2 महीने पहले गुजर गई हुई थी, जून में, अगस्त में तो गिफ्ट नहीं बनता था। और उसके बाद वो गाड़ी की पहली जो बुकिंग स्लिप दीवान की है वो कहते हैं कि शायद लेट होगी। जनवरी में गाड़ी की जो पहली बुकिंग स्लिप है वो मेरे नाम की है, मैंने खुद गाड़ी पसंद की, खुद बुक कराई, तो वो गिफ्ट कैसे हुई? इनके वो आपकी मौजूदगी में आपने खुद बुक करवाई, और लेकिन वो बयान तो वो था कि कयूम साहब, नहीं, बयान ये था जो उस वक्त गर्दिश करता है, कयूम साहब किसी लड़की को पसंद करते हैं, उसको गिफ्ट करना चाह रहे थे। मोहतरमा थी, वो खुद एक अच्छे और बड़े तगड़े खानदान से थी। हम नाम नहीं ले रहे। गाड़ी क्यों देनी या क्या करना, ना उन्होंने कभी मांगी ना मैंने देने की कोई बात की। वो तो मेरे वाले साहब का आपस का मामला था जिसमें उन्होंने मुझे गाड़ी गिफ्ट कर रहे थे। वो गिफ्ट भी क्या, गिफ्ट ये नहीं थी, गिफ्ट ये था कि जिस तरह बच्चा अपने वाले से एक चीज़ मांग लेता, खिलौना या कोई चीज़, तो मैंने अपने वाले साहब को कहा कि जी मुझे ये गाड़ी पसंद है, तो उन्होंने कहा तुम ले लो जाके। उन्होंने क्या है मसला, क्या मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि उसमें यह है कि अगर मैं अपने लॉयर्स के है? इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स गया, बड़ी कोशिश की कि आपके कज़न से या आपके अंकल से मेरा राब्ता हो जाए, मैं उनका मौक़िफ़ ले सकूं, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो वो सामने नहीं आता। और जब आप मुझे देख ले, मुझे 6 महीने हो गए हैं, मैं बाहर आ गया हूँ, मैं 1 रुपये का बेनिफिशरी नहीं हूँ अपने वालिद की किसी चीज़ से। वाहिद बेनिफिशरी कौन है? मेरा कज़न है। सारे पैसे, सारे मामलात, सारे कारोबारी इनकम जितनी है वो कज़न लेके जा रहा है। बेसिकली ये कज़न की स्टोरी तो डिफरेंट होगी। की स्टोरी ये है जी कि कज़न लंदन से पाकिस्तान आता है, मैं कारोबार उससे पहले देख रहा था, कारोबार उसको मैं सिखाता हूँ। कौन कौन सा कारोबार? सिर्फ इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स या और? होल्डिंग जो है वो सिर्फ इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में थी, जिसमें मेरे ज़्यादा थे, उसके कम शेयर थे। 60-40 का मार्जिन था। यानी कि आपके 60 उसके 40। जी, उसके अलावा जितने बाकी मेडिकल सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में थे, उसके अलावा जो मेरे वाले साहब के अपने ज़ाती बाकी और लातादाद कारोबार थे, चीज़ें थी, वो सारी हमारी सोल अपनी थी। और सारा कारोबार मैं ही देखता था, क्योंकि मेरे वाले साहब के पास टाइम नहीं था सियासत की वजह से। सारा कारोबार का कंट्रोल सब कुछ मेरे पास ही था। क्या सिर्फ वो शेयर्स को या ओवरऑल करने? अगर उसके अंदर ये था कि वो कुछ एक और हमारा हेल्थ से रिलेटेड ही बिजनेस है, उससे भी वो कुछ शेयर होल्डिंग ले लेता था, लेकिन उस एग्रीमेंट के के अंदर उसको सिर्फ हॉस्पिटल से मिलनी थी, वो बाकी रुक जानी थी उसकी। वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट था। और मेरे वालिद साहब का जो मैसेज भी मेरे फ़ोन में पड़ा है, मैं कोर्ट में भी दूंगा वो, उसमें वो ये कहते हैं कि जी हसीब को ये टेल हसीब दैट आई एम गोइंग टू शट डाउन ऑल मेडिकल सेंटर्स एक्सेप्ट फॉर वन दैट इज़ बिटवीन यू एंड हिम। एक मेडिकल सेंटर बिल्कुल नया बना था, वो मेरे और हसीब के बीच में 50। जी बिल्कुल रिकॉर्ड है, बिल्कुल रिकॉर्ड, जी बिल्कुल पास है। नहीं वो तो मैसेज है, अपना टेक्स्ट मैसेज है। जी टेक्स्ट मैसेज है। हम ये स्क्रीनशॉट चला भी देंगे। जी यकीनी बात है। अच्छा कयूम, वेरी क्लियर, आपका नुकसान तो हुआ कि बाप चला गया। सबसे बड़ी बात यह क़यामत से पहले क़यामत आ गई कि एक वालिद चले गए। और मेरे वालिद, जितने हम मीडिया वाले मेरे वालिद साहब को पुराना जानते हैं, तो मेरे वालिद साहब के साथ बेस्ट फ्रेंड्स वाला दोस्त रिश्ता था, बाप बेटे वाला कम था, बेस्ट फ्रेंड्स वाला ज़्यादा था। क़यामत तो टूट गई कि बाप का कत्ल हो गया, लेकिन दूसरे नंबर पर जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा, आपको पता चला कि पुलिस उठा के ले गई है, और पुलिस ये कह रही है कि लो जी, 2-3 बातें ले लूँ। पुलिस उठा के नहीं लेके गई, ये जो टाइम है ना, उठा के ले गई, गिरफ्तार कर लिया ना, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया ज़ेर हिरासत भी। मैं खुद गाड़ी चला के अपने भाई के साथ और कज़न के साथ गया हूँ कुल शरीफ के ख़त्म से पहले। जी, मैं खुद गया हूँ, मुझे गिरफ्तार नहीं किया, मुझे उठा के नहीं लेके गए। क्या हुआ जब आप वहाँ पर गए? बस वहाँ पे गया, वहाँ पे उन्होंने कहा कि फैमिली के इंटेरोगेशन की एक फॉर्मेलिटी सी है, एक को रुकना पड़ेगा। इस तरह मैं रुक गया, उसी रात टीवी पे चल गया। जब मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं चलवाया, आपकी फैमिली में से किसी ने, आपके कज़न ने चलवा दिया होगा, इसी तरह बोला। और अगले दिन से फिर इंटेरोगेशन शुरू हो गई। जब आपकी ज़मानत मंजूर हुई, फैमिली से रब्ता हुआ? जी मेरा हुआ। किससे हुआ? वालदा ने मेरी मुलाकातें भी भेजी थी जेल में छुप के। एक बंदा घर का ही था जो मेरा मुलाजिम ही था, वो आता था देने, लेकिन किसी और के आईडी कार्ड के साथ वो आता था लेके बंदा, ताकि उसकी एंट्री ना हो। क्योंकि वो कहते थे कि जी आपका कज़न जो है वो हर वीकली आपकी रिपोर्ट निकलवाता है आके, स्पेशल किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू आता है, वो आके रिपोर्ट लिस्ट निकलवाता है कि कौन कौन आता है इसकी मुलाकातों पर।
जी बिल्कुल। और जिस दिन मेरी बेल होती है उससे एक रात पहले मेरा कज़न अमेरिका चला जाता है और आज 6.5-7 महीने हो गए वो पाकिस्तान नहीं आया वापस। क्यों नहीं आया? मैं भी इधर हूँ, मैं भी जा सकता हूँ बाहर। मुझे कोई मेरा नाम ECL बेशक हूँ, मेरा ECL पे नाम तो नहीं है मेरा, मैं जा सकता हूँ, मैं आई एम फ्री टू ट्रैवल। मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं क्यों नहीं गया? मेरा भाई क्यों नहीं गया? ठीक है, ये असल असल से बात होने नहीं दी किसी ने। जब बात करने की कोशिश की उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो बात करना चाहती है लेकिन करने नहीं दी जा रही। तैमूर को नहीं समझाया कि बेटा तुम समझने के वो उसमें है ही नहीं इस वक्त, क्योंकि वो ही इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द कज़न। एक बंदा वो आपको फ़र्ज़ करें महीने का 1-2 करोड़ पे दे रहा है घर बैठे बैठे, आप उसकी सुनेंगे या उसकी जिसके आने से आपका शायद वो 1-2 करोड़ मर जाए। शायद मुझे जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक 1 करोड़ या 2 करोड़ जो सर्टन अमाउंट वो दे रहे हैं, 2 करोड़ की तरफ नहीं है, 1 करोड़ से ज़ायद है। और उतनी शायद वो किसी एक बिज़नेस का वो भी परसेंटेज नहीं बनती जो हक़ाइक़ पे मबनी हो। जी ऐसे ही है, वो किसी एक सबसे छोटे कारोबार की शायद 10 दिन की भी वो ना हो। जी ऐसे ही है, यानी कि सारा बिज़नेस सारा चीज़ें वो कज़न के हाथ में है। तकलीफ़ का मरहला ये है कि अब आपको डिफेम इतना कर दिया गया, जब भी कयूम का लफ्ज़ आता है वो कहते हैं जी बेटा ही बाप का कातिल निकला। अच्छा मैं आपको इस पर्सपेक्टिव में बताऊँ, मैं भी उठता बैठता हूँ, मैं भी पब्लिकली आता जाता हूँ, उठता बैठता हूँ। लोगों ने अब उसको चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मुझे मेरे उसी कज़न के कुछ जानने वाले भी मिले, उन्होंने कहा कि उसका रवैया, उसकी चाल चलन, हर चीज़ बदल गई थी मर्डर के बाद। वालिद साहब के मेरे, उन्होंने कहा उसका हर तौर तरीका ही बदल गया था और वो इतना अजीब हो गया था। और वो कहते हैं अब तो हमें भी लगने लग गया है कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है। और मेरे पास एक वॉइस मैसेज भी है मेरे फ़ोन में, उसने वकील साहब रखे हुए थे जो उसकी तरफ से आते थे और केस की सारी सुपरविजन करते थे, उसको रिपोर्ट देते थे। उनका वॉइस मैसेज मेरे फ़ोन में पड़ा जिसमें वो कह रहे हैं कि उस मेरे कज़न के मामू ने उनको बोला है कि तू उन 2-3 साल वास्ते वापस नहीं आना। क्यों नहीं आना? ये भी सवालिया निशान है। मेरे पास वॉइस मैसेज मौजूद है मेरे फ़ोन में। और उसके बाद वो कहते हैं जी हमें भी उसकी हरकतों से अब ये लगता है कि वो इन्वॉल्व है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह वो, मैं लवारिस आंखें अभी भी भर आई हैं। हाँ तकलीफ दे तो है। मैं जाता हूँ बिल्कुल, कल भी होके आया हूँ वाले साहब की खबर पर। कुछ नहीं, मेरे वाले साहब मेरे ख्वाब में आ जाते होते अक्सर। हाँ कुछ भी नहीं, वो कहते हैं अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा। पता ही है उनको, देख रहे हैं बेहतर जगह। हाँ बिल्कुल ऐसी है। एक रात पहले मैंने कहा था कल जिम से जल्दी आना है, मेरे साथ खाना खाना है तुमने, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। कल जुमे की नमाज के बाद कोई भी नहीं था। मैंने उससे पूछा कोई आता है जो गोरकंद होता है कब्रिस्तान का? उसने कहा नहीं, आपके भाई को आए हुए 3-4 महीने हो गए, छोटे भाई को, वो नहीं आता। मैंने कहा वालदा कभी कभार आ जाती है महीने में 1 आधी दफ़ा, और मुलाजिम कोई हो तो कोई आ जाता है। और कोई फूल उनकी कब्र में पहले थे, मैं कहा ये किसने डाले हैं? तो उसने कहा जी वो आपके वाले साहब के एक दोस्त आते हैं, उनकी वाइफ की कब्र है इधर, तो वो उनकी कब्र पे फूल डालते हैं, डॉक्टर साहब की कब्र पे फूल डाल जाते हैं। यही मैसेज दूंगा कि कभी भी आप एक साइड की स्टोरी सुन के उसके ऊपर अपना परसेप्शन ना बिल्ड करें, हमेशा दोनों साइड्स की देखें। आप मुझे गिल्टी कह ही नहीं सकते। जब कोर्ट ने मुझे कह दिया है कि आई एम नॉट गिल्टी, हाई कोर्ट के बड़े क्लियर ऑर्डर्स हैं, तो आप पब्लिक किस तरह कह सकती है आई एम गिल्टी? और पब्लिक ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। वो मिलते भी हैं, उठते भी हैं, खाना भी खाते हैं, बैठते भी हैं मेरे साथ, कॉफ़ी भी पीते हैं, वो कोई उनको मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे साथ कयूम मौजूद थे और इनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है कि कहानी का एक पहलू तो वो था कि जिसमें कयूम को ये कहा गया था कि ये अपने बाप का कातिल है, लेकिन मुल्ज़िम था, जुर्म साबित नहीं हुआ। अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ही इज़ नॉट गिल्टी, और उसके बाद ये बरी ज़मानत होती है और अब आगे ट्रायल चलता है। तमाम तर फैसले जो हैं, तमाम तर व्यूज़ जो हैं, तमाम तर गुफ्तगू जो है वो आपकी अदालत में रख रहे हैं। फ़ैसला आपने करना है। किसी को भी किसी की ऐसी कमेंट्स नहीं करने चाहिए जिससे किसी की ज़ाती लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।